हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां पर हम अभी अपने चैनल पे रेडी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं। यहाँ जैसे कि आप जानते हैं आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं 28 अप्रैल से। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हम अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो पाए बच्चों, और हम भी यही आशा करते हैं। वीडियो स्टार्ट उस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो बच्चों डिफरेंट ऑप्शंस है यहाँ पर, आंसर आप देखेंगे ऑप्शन ए लोसर्टेन। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस भी आपको पता होने चाहिए। तो वही हम आपको समझाएंगे। देखिए क्या होता है इसमें कि हमारा जो लिवर होता है वो सेक्रेट करता है एंजियोटेंसिनोजेन। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। ये एंजियोटेंसिनोजेन जो है ये रेनिन की प्रेजेंस में, रेनिन कौन सेक्रेट करता है, किडनी सेक्रेट करती है रेनिन। रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ हमारे लंग सेक्रेट करते हैं एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी एस, और इस एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब इसके देखिए अलग अलग ऑर्गेन्स पे अलग अलग फंक्शन होते हैं। क्योंकि हम बात करें यहाँ पर ब्लड प्रेशर की, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे आपको। एंजियोटेंसिन आप जो देख रहे हैं सेकंड, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इस वाली अपनी फोटो पे। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये देखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ATR रिसेप्टर, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, इस पे जाके बाइंड हो जाता है और क्या करता है, वॉसो कंस्ट्रिक्शन करता है। वॉसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो इस तरह की मेडिकेशंस होती हैं लोसर्टेन, ये क्या होती है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होती हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं ATR रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती है, इनको ब्लॉक कर देती हैं ताकि एंजियोटेंसिन 2 इस पे बाइंड ही ना हो पाए। और जब ये इस पे बाइंड ही नहीं हो पा रहा है तो जो फर्दर जो ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था अब ये नहीं हो पाएगा, और दैट इज वाई ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो इन केसेस में दिए जाते हैं देखिए इन तरह की ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिसको ओपियोइड एडिक्शन में दिया जाता है। मतलब ओपियोइड एडिक्ट जो लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इस तरह का एडिक्शन में उनको थोड़ा सा आराम मिल पाए। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं देखिए ब्यूप्रेनॉर्फिन, फिर आप देख रहे हैं नेल्ट्रिक्सोन और मीथाडोन। तो देखिए बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी। ये तीनों ही मेडिकेशन ओपियोइड एडिक्शन में को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब देखिए ओपियोइड एडिक्शन हो क्यों जाता है। ओपियोइड मेडिकेशन ज़्यादातर जो पेन किलर्स होती हैं वो होती हैं जो बहुत ही सीवियर पेन होता है अगर बॉडी के किसी पार्ट में, जो कि किसी भी तरह की पेन किलर से ट्रीट नहीं हो रहा है, उसमें उन केसेस में इस तरह की ओपियोइड जो मेडिकेशंस होती हैं वो दे दी जाती हैं। बट बहुत सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इन तरह के केसेस में उन लोगों को एडिक्शन हो गया उसका, अब वो नहीं छोड़ पा रहे हैं उसको, तो डॉक्टर इन तरह की ड्रग्स जो हमने अभी आपसे डिस्कस की ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि क्रेविंग जो है बार बार उस तरह की चीज़ को लेने की क्रेविंग वो ठीक हो पाए पर्सन की, और धीरे धीरे वो विड्रॉ कर पाए अपने ओपियोइड्स को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे प्राइमरी पर्पस क्या होता है ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू यानी DUR का। तो बच्चों इस पे सीधे हम आंसर तक पहुंचते हैं। आपको अपने एग्जाम में सारी ऑप्शंस को पहले पढ़ना है, उसके बाद अपने आंसर तक पहुंचना है। इसमें वीडियोस में हमारे पास कम समय होता है, इसलिए हम डायरेक्ट अपने आंसर पे जंप कर जाते हैं। टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। अब देखिए अगर हम बात करें ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू की, इसमें क्या किया जाता है, जितनी भी प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स होती हैं, प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग ऐसी ड्रग जो कि ओवर द काउंटर आपको नहीं मिलेंगी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है उसके लिए, जैसे कि BP की मेडिकेशंस होती हैं, डिप्रेशन की मेडिकेशन होती हैं और भी बहुत सारी होती हैं। तो इन तरह की जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है उनको टेस्ट किया जाता है कि किसी तरह का ड्रग इंटरैक्शन तो वो कॉज नहीं कर रही है, किन पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है यानी उन पेशेंट्स को लेना अलाउड नहीं है इस तरह की ड्रग्स, और पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ये कॉज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन तरह की प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग्स की उनको टेस्टिंग किया जाता है ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि ये ड्रग सेफ है, इफेक्टिव है और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी अगर इन तरह की ड्रग्स को किसी भी पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया जाएगा।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इनमें से क्या एक तरह का कॉमन साइड इफेक्ट है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए इनसोम्निया, यानी नींद ना आना, नींद आने में दिक्कत होना। ये एक तरह का साइड इफेक्ट देखा जाता है SSRI यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बच्चों हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको आपके फायदा हो सकता है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सब अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पर देखिए प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग होती है हमारी, और ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग होती है। अगर देखिए कोई भी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जब वो प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग से पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे बाइंड जब हो जाते हैं तभी वो कोई एक्शन शो कर सकते हैं। अगर इस केस में हम बात करें सेरोटोनिन की, तो सेरोटोनिन एक तरह का हमारा हैप्पी हार्मोन होता है। हैप्पी जब ये अपने पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे जब बाइंड हो जाता है तो हमें एक हैप्पीनेस मिलती है, कामनेस की फीलिंग होती है। बट डिप्रेशन के केस में जैसे कि आप सबको पता है इस तरह की फीलिंग नहीं आ रही होती है, पर्सन को काफी डिप्रेस रहता है वो काफी समय से। तो दैट इज वाई इस तरह के देखिए सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दे दिए जाते हैं, जो कि करते क्या है। अब देखिए प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग से यहाँ वेसिकल से सेरोटोनिन रिलीज तो हुआ है, बट कुछ केसेस में क्या होता है कि ये रीअपटेक यानी दोबारा इसी प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग में दोबारा इनके वेसिकल्स में जाने लगता है और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे बाइंड ही नहीं होता है। तो इन तरह के ड्रग्स क्या करते हैं, SSRI यहाँ पर बाइंड हो जाती है ताकि ये दोबारा ये सेरोटोनिन यहाँ के लिए अवेलेबल ना हो पाए, दोबारा यहाँ पर बाइंड ना हो पाए प्री साइनेप्टिक रीजन पे, और फिर जितना भी सेरोटोनिन है ये पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शंस पे बाइंड हो जाए और जो अपना एक्शन है यानी हैप्पी हार्मोन का जो भी एक्शन है वो प्रोड्यूस करे। तो इस केस में बट देखा जाता है कि पर्सन जब इनके थेरेपीज पे होता है तो इनसोम्निया यानी नींद आने में उनको दिक्कत होने लगती है, नॉजिया जैसी कंडीशन, हेडेक जैसी कंडीशन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग जैसी कंडीशन भी उनको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए जब लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किए जाते हैं, मतलब एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड की लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है, तो इनमें से कौन क्या एक तरह का पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होती है जो कि पेशेंट्स में देखी जाती है इन तरह के पेशेंट्स में। तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर लेवल देखा जाता है। जैसे देखिए हम सभी के ब्लड में शुगर होता है, बट जब इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो इसको कहा जाता है इस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जैसे कि हमने अभी बताया कि कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद पर्सन जो है वो डायबिटिक हो गया है, हाई ब्लड शुगर लेवल उसका हो गया है, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए फिर डॉक्टर अपनी तरह से कुछ तरह की एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं अगर उन्हें जरूरत लगती है तो। ना देखिए इस क्वेश्चन में भी आपसे साइड इफेक्ट पूछ रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो और भी एक साइड इफेक्ट होता है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी वेट गेन बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है जो कि बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहे हैं। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इन तरह के पेशेंट्स को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार खाना खाने का मन करता है और इनकी बॉडी से पानी बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिलीज नहीं हो पाता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनका वेट गेन जैसा इन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते क्या है बच्चों, ये एक तरह की एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस हैं जो कि बहुत सारी कंडीशंस में पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है। करती क्या है, देखिए ये हमारे जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है और उनकी जो बॉडी में अगर कहीं भी सूजन वगैरह आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है तो उनको रिड्यूस करने का काम करती है। बट जैसे कि आप देख रहे हैं लॉन्ग टर्म थेरेपी से काफ़ी ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट जैसे वेट गेन जैसे चीज़ें और डायबिटिक भी हो सकता है पर्सन, तो इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं इनमें से क्या एक तरह एग्जांपल है फार्माकोडायनामिक ड्रग इंटरेक्शन का। बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आंसर है इसका ऑप्शन डी बेंजोडायजेपिन पोटेंशिएटिंग द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बेंजोडायजेपिन थेरेपी पे चल रहे हैं डिप्रेशन के केस में, या एज ए सेडेटिव हिप्नोटिक्स भी दी जाती है बेंजोडायजेपिन ड्रग्स। तो इन तरह के पेशेंट जो होते हैं अगर वो अल्कोहल यानी शराब वगैरह पीते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इनका दोनों का ही इफेक्ट जो है वो पोटेंशिएट हो जाता है। बेंजोडायजेपिन का जो सिडेटिव इफेक्ट है काम जो जिसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है पर्सन को, ये सिडेटिव इफेक्ट भी इनिशिएट हो जाता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि शराब जो पीते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है किसी की भी बॉडी को, बट स्पेशली जो बेंजोडायजेपिन ले रहे हैं तो उनके केस में
उसका अल्कोहल का जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है वो भी इंक्रीज हो जाता है और पर्सन को बहुत ज़्यादा ड्राउजी यानी बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा आना, बहुत ज़्यादा नींद आना ऐसा देखा जाता है जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बेंजोडाइजेपिन थेरेपीज को लेने के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए क्या है रिकमेंडेड डेली डोज फॉर विटामिन डी अडल्ट्स के केस में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 2000 IU इसकी डेली डोज है विटामिन डी की अडल्ट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो डोज है ये वेरी भी करती है कि पर्सन की एज कितनी है, वो अपनी मिडिल एज में है या वो अपनी ओल्ड एज में है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स डॉक्टर कंसिडर करते हैं और उसके बाद ही प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका जेंडर क्या है, उसकी हेल्थ कंडीशन यानी पहले से कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, उसकी बेस पे डिसाइड की जाती है इसकी डोज। विटामिन डी देखिए क्यों दिए जाते हैं, अगर किसी पर्सन में डॉक्टर को कैल्शियम की कमी लग रही है यानी उसकी हड्डियों में बार बार दर्द होता है, उसको स्पाज्म आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, मतलब सिकुड़न सी हो रही है उसको अपनी मसल्स में, तो इन केसेस में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो विटामिन डी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसमें आपने देखा डोज होती है बट वो ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए कॉफ़ी सीड्स में कैफीन प्रेजेंट होता है, इनमें से किसके सॉल्ट की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है बच्चों। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी कोलिनर्जिक एसिड सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैफीन कॉफ़ी सीड्स में। देखिए अगर हम बात करें कैफीन की तो चाहे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, सभी में प्रेजेंट होता है कैफीन, बट एज ए सॉल्ट आपसे पूछ रहे हैं तो ये नई चीज़ है, तो ये प्रेजेंट होता है एज ए सॉल्ट ऑफ कोलिनर्जिक एसिड CGA की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह का फिनोलिक कंपाउंड है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इन तरह के कॉफी बीन्स में। सो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसको एस्थमा के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी एल्ब्यूटेरोल को। बहुत ज़्यादा एल्ब्यूटेरोल के देखिए इस तरह के पंप होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है उन पेशेंट्स को जिनको एस्थमा की प्रॉब्लम लगती है पर्सन डॉक्टर्स को। अब यहाँ देखिए एस्थमा होता क्या है, अगर बच्चों को नहीं पता है तो यहाँ पर एस्थमा एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ये जो एयरवेज होती है पेशेंट्स की वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इन्फ्लेम्ड यानी सूजन आ जाती है उसमें। आप ये देख रहे हैं ये हेल्दी एयरवेज हैं और ये पर्सन जिसको एस्थमा हुआ है तो ये इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो गई है एयरवेज, यहाँ पर म्यूकस जो है वो भर गया है, जिसकी वजह से क्या है पर्सन को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफिंग हो रही है उसको, वीजिंग मतलब एक तरह का साउंड जब आता है जब वो खांसते हैं तो चेस्ट टाइटनेस हो जाती है, जकड़न सी लगती है। तो इन सभी केसेस में इस तरह के एल्ब्यूटेरोल के पंप दे दिए जाते हैं, जिसके बाद ये जिसको लेने के बाद जिसकी एक पर्टिकुलर डोज होती है उसके बाद ये एयरवेज रिलैक्स हो जाती है और पर्सन को सांस लेने में फिर थोड़ा सा आराम मिलने लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए अभी लेके आने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले, तो सबको आप प्रिपेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें बच्चों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप भी हमारा साथ ऐसे ही देते रहें। और कोई भी सवाल है अगर आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं।